नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान। कोरोना से जंग में गेम चेंजर दवा 2DG का आगमन हो गया है। अब लगता है कि कोरोना के खिलाफ जंग में ये नई दवा वरदान साबित हो सकती है। DRDO ने यह दवा लॉन्च कर दी है। अब लगता है कि कोरोना से लड़ाई में वैश्विक महामारी की रफ्तार में कमी आएगी। आज की चर्चा में देखिए 2DG राहत की डोज। कोरोना के खिलाफ जंग में अहम कदम। कोरोना की दवा 2DG हुई लॉन्च। कोरोना से जंग में DRDO की दवा उम्मीद की किरण बनकर उभरी। कोविड मरीजों के इलाज में बहुत कारगर है मेडिसिन 2DG। पानी में घोलकर कोरोना मरीजों को दी जाएगी 2DG। कई राज्यों में कोरोना के मरीजों पर हुआ है ट्रायल। आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज है, जो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर क्षमता है, ताकत है, उसका मुकाबला है। वैज्ञानिकों का दावा 2DG दवा कोरोना का संक्रमण रोकती है। दवा है जो सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। क्या ये दवा कोविड-19 के हर वेरिएंट को रोकेगी? DRDO राहत की डोज। तो 2DG भी अब बाजार में उपलब्ध है। 2 केंद्रीय मंत्रियों ने आज ये दवा भारत के लोगों को सौंप दी है और ये दवा कितनी कारगर होगी, इसी को लेकर आज चर्चा का मौजू है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, सीनियर प्रोफेसर हैं आप SMS के मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। अब चूंकि पहले से देश के अंदर कोवैक्सीन भी मौजूद थी और इसके साथ कोविशील्ड, और अब 2DG। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि लगातार सरकारें कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस कोविड से निजात पाई जाए। जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड दवाओं की कमी महसूस की जा रही थी, उसी दौरान DRDO की 2DG भी अब उपलब्ध है। कैसे देखा जाए डॉक्टर साहब इस दवाई को, 2DG को कितनी असरदार है और बाकी की जो 2 वैक्सीन बाजार में मौजूद है उनसे कैसे अलग है? डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा। वैक्सीन का तो जो काम है वो एक्चुअल में इम्यूनाइजेशन जो अपन करते हैं वो प्रिवेंशन का एक काम करती है, और ये दवाई जो है मॉडरेट टू सीवियर केसेस में, कोविड के मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ये दवा है जो उनकी सीवियरिटी कम करती है, उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट करती है, उनका ICU या हॉस्पिटल स्टे कम कर रही है, और ये दवा बहुत ही कारगर है। ये रैंडमाइज पैरेलल ग्रुप एक्टिव कंट्रोल ट्रायल जो ICMR ने किए गए, उसके तहत ये दवा लॉन्च की हुई है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, और ये बेसिकली दवा जो है ये वायरस को जो है ना एनर्जी से डिप्राइव करती है। तो एक तरह से स्टारवेशन ऑफ वायरस हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वायरस को एनर्जी नहीं मिलती और वायरस का रिप्लिकेशन कम हो जाता है। तो एक तरह से वायरस की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, वायरस का स्प्रेड एक तरह से कम हो जाता है, और ओवरऑल वायरस का लोड कम करता है। तो इस जो अलग अलग डेट्स में जब इस ट्रायल का अध्ययन किया गया तो मरीज में वायरल लोड कम कर रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम कर रही है, ओवरऑल पेशेंट्स का मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ये पेशेंट्स का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रही है। तो इसलिए बहुत ही कारगर दवा साबित हुई है। जैसा कि क्लिनिकल ट्रायल ICMR का जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो फेज 2 स्टडी की गई है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही कारगर दवाई है, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में बहुत इफेक्टिव होगी। और डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में प्रेजेंट सिचुएशन जो है कोरोना का जो स्ट्रेस क्रिएट हो गया लोगों में, जिस तरह से एक तरह से फोबिया क्रिएट हो गया, जो मीडिया के माध्यम से जगह जगह जो चीज़ें देखी जा रही है, उन सब चीज़ों में स्ट्रेस कम होगा। डेफिनेटली स्ट्रेस कम होगा तो वैसे भी स्ट्रेस अगर कम होता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो सैचुरेशन है वो वैसे भी इम्प्रूव हो जाता है। आदमी का 5-7 सैचुरेशन तो स्ट्रेस से डाउन हो जाता है। जैसे आदमी फोबिया या डर क्रिएट होता है
उससे सैचुरेशन डाउन हो जाता है। और ये दवा जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, ऑक्सीजन का सैचुरेशन इंप्रूव करेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम करेगी, हॉस्पिटल का ड्यूरेशन स्टे कम करेगी। प्रेजेंट सिचुएशन में जो बेड्स की कमी हो रही है या बेड्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, उन दोनों कंडीशंस में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आईसीयूज के बेड्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, आपके सीरियस मरीज कम होंगे, आपके सीरियस मरीजों का हॉस्पिटल स्टे कम होगा। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी कारगर दवा है, जैसा कि आईसीएमआर का डॉक्यूमेंट कह रहा है। और स्टडी पूरे देश में जो स्टडी हुई है, करीब 12-15 सेंटर्स में स्टडी की गई है, उनके रिजल्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है। डॉक्टर लोकेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि इसको डीआरडीओ ने मंजूरी दे दी है और बहुत जिम्मेदारी के साथ इसे भारत के अंदर आज लॉन्च भी कर दिया गया है। जैसा कि आपने बताया कि इसके नतीजे भी बेहद सकारात्मक हैं और कोरोना के अंदर जो है ये वरदान साबित होगी। लेकिन एक परमिशन जो है या फिर कंसिडर के स्तर पर कहा जाए तो डब्ल्यूएचओ का दखल भी आमतौर पर ऐसी वैश्विक महामारियों के दौरान रहता है। तो क्या डब्ल्यूएचओ से भी अब जो है इसको ग्रांट मिल जाएगी? डब्ल्यूएचओ भी इसकी तस्दीक कर देगा कि ये दवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ अगर इस दवाई की तस्दीक करता है तो ये वाकई न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। डब्ल्यूएचओ या एफडीए जो दूसरी जो एजेंसियां हैं, वो अपना जो डेटा है, क्लिनिकल स्टडी डेटा है, वो उनकी खुद की कंट्रीज का डेटा प्लस अपना जो डेटा है, उन सबको देखने के बाद वो इन चीजों को जज करता है, इसका जजमेंट। तो डब्ल्यूएचओ डेफिनेटली अभी जो सकारात्मक मीडिया के माध्यम से जो सुनने में आया था, तो देश के सभी साइंटिस्टों ने इसकी तारीफ की है। और जो क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स हैं जो पूरे देश में किए गए, उनके रिजल्ट्स बहुत ही सकारात्मक है। उन सब चीज़ों को देखते हुए पूर्व में भी जो मॉडल था, जैसे राजस्थान में शुरुआत में फेज जो एक लहर जो कहते हैं कोविड की जो लहर आई थी शुरू में, उसमें ज़्यादातर अपन को ट्रीटमेंट का कोई आइडिया नहीं था। उस समय जो नए नए ट्रीटमेंट्स जो ट्राई किए गए, उसको भी पूरे डब्ल्यूएचओ ने सब तरह से बहुत अच्छे से सकारात्मक महसूस किया था उन चीज़ों को, और मान्यता भी दी थी। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसको भी मान्यता मिल जाएगी, इस ट्रीटमेंट को। और भारत प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत अच्छा कर रहा है पूरे देश में। सेकंड लहर के केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, तो और धीरे धीरे बेड्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन के जगह जगह रिक्वायरमेंट्स, प्लस गांव-गांव में जो है, गांव-गांव में जो टीचर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, और गवर्नमेंट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव-गांव में उन्होंने आइसोलेशन बेड, आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन एरिया क्रिएट कर दिया, जो कि उन्होंने गांव के अलग अलग लोगों से बेड इकट्ठा करके, और गांव के लोगों ने ही पल्स ऑक्सीमीटर, मेरे गांव में खुद में ही पल्स ऑक्सीमीटर है, मल्टीपल लोगों को एक स्क्रीनिंग करना है, घर घर जाके स्क्रीनिंग कर रहा है, बीएलओ को लगाया हुआ है, शिक्षकों को लगाया हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर लगे हुए हैं गांव-गांव में, और वो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को आइसोलेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गांव में अगर इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो गई, जो जागरूकता मीडिया के माध्यम से जो शुरू हो गई, मीडिया का जो पॉजिटिव रुख इस समय प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से गांव-गांव में जो चीज़ें पॉजिटिव सकारात्मक होने लगी है, उसी का नतीजा है कि केस कम होने लग गए। सीवियर केसेस को गांव-गांव से उनको हायर सेंटर पे ट्रांसफर किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की फैसिलिटी, कंसंट्रेटर सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो आने वाले टाइम में इसका पीक डेफिनेटली 5 या 7 दिन में या 15 दिन में ये केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, शार्प डाउन होगा, जब भी आईआईटी की और इनकी स्टडी से पता चल रहा है। और इस दवा, इन सभी चीज़ों में मेन चीज़ ये है कि आईसीयू की, वेंटिलेटर की, इनकी रिक्वायरमेंट, ये दवा कम करने में बहुत ही कारगर साबित होगी। जी, डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार, इस दवाई के बारे में अगर आसान भाषा में आम लोगों को समझाया जाए, या चूंकि हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं वो समझना चाहें, तो क्या इस दवाई का व्यवहार जो है वो रहने वाला है कोरोना के मरीजों के साथ में, या फिर जो है वो ये बिल्कुल वैसे ही डोज के तौर पर दी जाएगी जैसे कोवैक्सीन या कोविशील्ड दी जा रही है 2 अलग अलग डोज के अंदर, या इसको देने का तरीका अलग रहेगा? डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज ये टॉपिक रखा, क्योंकि ये नई दवाई आज लॉन्च हुई है। मई 2020 में जब हम पहली लहर में थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के सभी वैज्ञानिकों से आह्वान किया था कि वो सामने आए और कुछ दवाई का निर्माण करें। इसका फेज 2 ट्रायल किया गया, फिर दिसंबर से मार्च में फेज 3 ट्रायल किया गया, उसमें 200 से 300 पेशेंटों का डाटा इकट्ठा किया गया, और उसमें पाया गया कि जब ये ग्लूकोज को हम किसी अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन से चेंज कर देते हैं, दैट एक सामान्य ग्लूकोज होता है, ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है।
जब अपना वायरस, जब कोरोना का वायरस हमारे शरीर की कोशिका को इन्फेक्ट करता है, उस कोशिका में प्रवेश करने के बाद उसको अपना मल्टीप्लिकेशन, यानी एक वायरस से अनेक वायरस बनाने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो ये 2-डिऑक्सी ग्लूकोज क्या करता है, ये फॉल्स ग्लूकोज का काम करता है, इस ग्लूकोज का यूज करता है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता है। अब इसमें बात यह आती है कि अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा वायरस का, तो हमारे शरीर में वायरल लोड नहीं बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वायरल लोड यानी कितने वायरस अपने शरीर को इन्फेक्ट करे हुए, जकड़े हुए, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम इस वायरल के मल्टीप्लिकेशन को रोक पाएंगे, किसी भी कारण से अगर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे, तो डेफिनेटली यह दवाई एक वरदान साबित हो सकती है। और इस दवाई से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, जैसा कि हमारे माननीय गेस्ट ने कहा कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और आईसीयू बेड की जरूरत कम पड़ सकती है। अब आपकी बात आती है कि इस दवाई में और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है। वैक्सीन में हो सकता है कि अलग वैक्सीन अलग वेरिएंट या म्यूटेंट के खिलाफ काम करती हो। जैसा कि आपने सुना होगा कि कई बार मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता चलता है कि एक नया वेरिएंट आ गया, उसमें कोवैक्सीन काम करेगी या कोविशील्ड काम करेगी या फाइजर की वैक्सीन काम करेगी। परंतु ये दवाई एक ऐसी दवाई है जो वायरस कितना ही म्यूटेशन कर ले, कितने ही प्रकार से अपने रूप बदल ले, लेकिन उसके मल्टीप्लिकेशन को अगर ये दवाई रोकती है तो एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात हो, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारत के लिए एक बहुत गर्व का अनुभव होगा हम लोगों को कि एक दवाई भारत में विकसित हुई है। बिल्कुल। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, कोवैक्सीन पहले से चल रही है, कोविशील्ड के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, स्पुतनिक भारत में आ चुकी है, 2DG को लॉन्च किया जा चुका है, फाइजर आने की तैयारी है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, आपको लगता है कि अब युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भारत की आबादी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, समय भी ज्यादा लगेगा। अगर इस महामारी पर पार पानी है, इससे लड़ना है, तो अब युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की जरूरत है। वैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंट सिचुएशन में 7 दिन या 15 दिन के लिए पैनिक नहीं हो। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए भीड़ ना करें वहां जाके, क्योंकि अगर आप भीड़ में जाएंगे तो वहां कोविड ही लेके आएंगे। इस समय तो इस समय हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी कोविड पॉजिटिव हो सकता है, तो इसलिए पैनिक ना हो। वैक्सीन लगने के बाद भी, पहली डोज के बाद भी आपको इम्यूनिटी आने में टाइम लगता है, सेकंड डोज के बाद भी 15 दिन बाद इम्यूनिटी आती है। उससे बेटर ऐसा नहीं हो कि आप जाके वहाँ कोविड लेके आ जाएं। तो और जिनकी भी सेकंड डोज ड्यू है, वैसे भी कोविशील्ड में ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया, कोवैक्सीन में भी अगर ड्यूरेशन आप क्रॉस कर रहे हैं तो 7 दिन 15 दिन लेट होने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेट होंगे तो आपकी इम्यून रिएक्शंस बेटर होंगी, आपकी एंटीबॉडीज बहुत बेटर बनेंगी। इसलिए आप पैनिक ना हो। इस समय प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप भीड़ से घर से बाहर न निकलें, घर से बाहर निकले तो 2 मास्क पहन के निकलें। आप वैक्सीनेशन के लिए जाने के ऐसा ना हो कि आप भीड़ में जाएं और वहाँ कोविड लेके आ जाएं। सरकार वैसे कोशिश कर रही है, आने वाले टाइम में वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल हैं और तीसरा वैक्सीन आ रहा है, चौथा वैक्सीन आ रहा है। वैक्सीन ऐसा नहीं होगा कि जादू की तरह आप अपन मीडिया और अपन सब प्रेशर क्रिएट करें और साइंटिस्ट जल्दबाजी में वैक्सीन बनाए और पता चले कि वो प्रॉपर नहीं बन पाया। अगर अपन मल्टीपल कंपनीज को अगर वैक्सीन बनाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि आपने गेहूं के बीज डाले और आटा निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। आपको सेल लाइन बनाने में, उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में, उनको कंपाइलेशन करने में, उसको बनाने में, स्टैंडर्ड मेंटेन करने में उसकी बारी बार क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसमें पूरा ड्यूरेशन लगता है। इसलिए अपन को अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन देना जरूरी है। पैनिक होना नहीं है। अपन इस समय बच सकते हैं। मास्क सबसे बड़ा वैक्सीन है, 2 मास्क लगाएं, वो सबसे बड़ा वैक्सीन है। घर में सिंगल मास्क लगाएं, वो सबसे बड़ा वैक्सीन है। उसके अलावा अगर बीमार पड़ेंगे 7 दिन 15 दिन वेट कर लें, उसके बाद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा पूरे देश में, जगह जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग गए तो आप वैसे भी 99% सेफ हो जाएंगे। सिर्फ 1% मॉर्टेलिटी है, कितना ही कह ले 1% मॉर्टेलिटी है, तो आप उस 1% मॉर्टेलिटी के लिए वैक्सीन के लिए पैनिक ना हो। पता चले कि आप उस 1% मॉर्टेलिटी में ट्रैप हो जाए और बाकी बचे हुए 10% लोग जो ऑक्सीजन की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में क्रिएट हो चुका है। जैसे बॉम्बे मॉडल आपने देख लिया, दिल्ली में केसेस कम हो चुके। बॉम्बे में उन्होंने डिसेंट्रलाइज करके जगह जगह करीब हर वार्ड में उन्होंने सेंटर शुरू करके डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टीचर्स और BLO सबको लगा के उन्होंने प्रॉपर्ली मैनेज किया। सीरियस मरीज होते थे घर से पिक कर लेते थे, उनको ICU वार्ड ऑक्सीजन बेड्स में शिफ्ट करते थे। पूरे उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स टेक ओवर कर लिए। पूरे हॉस्पिटल्स में उन्होंने रेमडेसिविर हो, चाहे कोई और दवाई हो, चाहे ऑक्सीजन हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी। जबकि महाराष्ट्र तो देश में
बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत सारी पॉपुलेशन है उसकी। इसी तरह से जब महाराष्ट्र मैनेज हो गया तो पूरा देश में सारी स्टेट्स मैनेज हो रही हैं, इजीली मैनेज हो रही है। हम लगातार देश के सारे फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स और सेंटर्स जो हैं ऑक्सीजन डिवाइसेस की, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको सेफ एंड यूटिलाइजेशन उनका प्रॉपर कर रहे हैं। रैशनल यूज ऑफ ऑक्सीजन पूरे देश में हो रहा है, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन अगर आप पैनिक होंगे, जगह जगह आप सिलेंडर प्रोक्योर करेंगे, घर में सिलेंडर रखेंगे, ये सारी चीजें अगर करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं होना। आपके पास वैक्सीन आ गए, आने वाले 10-15 दिन में आपको इतनी वैक्सीन की डोज होंगी, इतनी वैरायटी वैक्सीन की आ जाएंगी आने वाले 1-2 महीने में कि आप सोच नहीं सकते इतने इफेक्टिव वैक्सीन आ जाएंगे। और ऊपर से ये दवाई आ गई तो आप सीवियर और मॉडरेट केसेस में बहुत सेफ है ये ड्रग्स। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और चूंकि कोवैक्सीन बाजार में उपलब्ध है, कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही है, और जो पहली वेव आई थी उसमें आपने देखा होगा कि मौतें इस अनुपात में या इस तादाद में नहीं हुई थी जो दूसरी लहर के दौरान हो रही हैं, और ये तब हो रही है जब वैक्सीन बाजार के अंदर उपलब्ध है। और पहले वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, इलाज भी चल रहा था, मौतें भी कम थी। अब सवाल मेरा डॉक्टर प्रेम आपसे ये है कि जो नई 2G लॉन्च की गई है, जो नई दवा लॉन्च की गई है, और जो पुरानी दवाइयां हैं कोवैक्सीन बाजार में या कोविशील्ड, क्या इनको अपग्रेड करने की जरूरत है? क्योंकि अब मौतों के साथ साथ कई तरह के साइड इफेक्ट, ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां भी सामने आ रही है, जब कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी लड़ना है। ऐसे में एक ऐसी दमदार दवाई की, मेडिसिन की जरूरत है कि ना केवल रोगी को रिकवर कर दे बल्कि इस तरह के दूसरी बीमारियों से भी जूझना ना पड़े। डॉक्टर प्रेम पूछा है, इसमें दो बात है। एक तो दवाई बीमार होने के बाद जिसे हम मेडिसिन बोलते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए काम में आती है, और दूसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बीमारी को होने से रोकना या उसकी गंभीरता को कम करने का उपाय है। तो अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन वाकई में लगाना है, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको सभी लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि जिनके अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, कृपया वो वैक्सीन के नाइल में नहीं लगे, दूसरे लोगों को वैक्सीन लगने दें जिनके अभी वैक्सीन नहीं लगी और कोरोना भी नहीं हुआ है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाए। जहां तक आप प्रश्न है आपका कि क्या कोई नई दवाई आनी चाहिए, बिल्कुल ये दवाई जो हमारे सामने आई है ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है, और इसकी एक अच्छी बात और है कि इस दवाई का उपयोग 65 साल के लोगों के 65 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों में भी किया गया है, जो भी काफी सफल रहा है और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम आए। अभी जितनी भी दवाइयां मार्केट में है, जैसे रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमाब है या स्टेरॉइड है, इनका प्रयोग कभी भी किसी भी प्रकार से एक ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारे मरीज के तो आप लगा ही दीजिए, इसके मेडिसिन का यूज कर ही लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट के मॉडरेट टू सीवियर बीमारी है तो ही इनका उपयोग होना चाहिए, और इनकी कालाबाजारी वाकई में बंद होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैनिक रिएक्शन आती है और थोड़ा सा कोरोना होते ही जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, पेशेंट के कोई मॉर्बिडिटीज भी नहीं है, कोई दूसरी बीमारियां भी नहीं है, जैसे शुगर भी नहीं है, और उन पेशेंटों में कई बार लोग जबरदस्ती करके रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब जो दवाइयां हैं उनका उपयोग करने का रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि वाकई में गलत है। दवाई का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक होना चाहिए, और अगर ये नई दवाई अगर वरदान बन के साबित होती है, वरदान साबित होती है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस दवाई के साइड इफेक्ट बहुत कम है। और अच्छी बात इसमें एक और है कि इस दवाई का प्रोडक्शन करने में, जैसा कि हम वैक्सीन में देखते हैं कि उसके लिए बहुत बड़े सेटअप चाहिए, बहुत स्लो तरीके से ही वो बन सकती है, उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, जैसा सभी सर बता रहे थे। लेकिन 2G ग्लूकोज जो है, डिऑक्सी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का ही एक वेरिएंट है जिसको लार्ज स्केल पे एक साथ बनाना बहुत आसान है। तो अगर ये वरदान साबित होती है तो इसकी कहीं कमी नहीं आने वाली, और इसकी कालाबाजारी भी शायद नहीं होगी। हाँ बिल्कुल डॉक्टर प्रेम, ये भी जो है वो अपने आप में एक सकारात्मक खबर के तौर पर देखा जा सकता है। डॉक्टर लोकेंद्र, जैसा कि डॉक्टर प्रेम ने कहा कि वाकई ये जो इस समय DRDO ने दवाई लॉन्च की है या मंजूरी दी है, ये दवाई जो है वो आने वाले समय के अंदर निसंदेह वरदान साबित होगी। और आपने भी कहा कि अगर पैनिक नहीं किया जाए तो 10 से 15 दिन के अंदर बाजार में इतने ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे कि इतनी भीड़ लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अलग अलग विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, अब यूरोप के 20 से ज्यादा देश अनलॉक हो चुके हैं, बहुत सारे देश जो है अब मास्क फ्री होने की कगार पर है। ऐसे में हालांकि वो छोटे देश हैं, उनकी आबादी कम है, हम अगर अब से लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं पूरे एहतियात के साथ में, तो वो समय हम भी देखेंगे कि हम भी मास्क फ्री होने जा रहे हैं इन तमाम दवाइयों की लॉन्चिंग के बाद।
डेफिनेटली अपन आने वाले, मुझे लगता है कि आने वाले 15 डेज के बाद काफ़ी अपन अनलॉक फील करना शुरू कर देंगे आने वाले 15 दिन में। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप देखें तो सरकार ने पार्शियल लॉकडाउन किया है, अपने जो फूड सब्सटेंस हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, उनको परमिट किया हुआ है और बहुत ज़रूरी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पुराना वो जो लॉकडाउन वाला, हाँ, मेडिकल इमरजेंसी सारी ओपन है, फूड आइटम सारे ओपन है, रेस्टोरेंट्स ओपन है, ऐसे बहुत सारी चीजें ओपन है और सरकार ने एज सच इतना ज्यादा पुरानी वाली सिचुएशंस क्रिएट नहीं हुई है, पैनिक इतना क्रिएट नहीं हुआ एज पर लॉकडाउन शुरू हुआ, क्योंकि दोनों में बैलेंस करना जरूरी है कि अपन लोगों को फूड और उनका रोजगार भी साथ में चलता रहे और साथ में लॉकडाउन भी चलता रहे। जैसे जैसे अभी बेड खाली बेड्स इंक्रीज होंगे, प्रेजेंट सिचुएशन में काफी जो है पेशेंट्स का लोड कम हो चुका है। जैसे कि हमारे पास पहले जो कॉल होती थी, रोजाना 40-50 जो लोगों की कॉल आती है, हमें बेड चाहिए, हमें आईसीयू चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो कॉल्स अब वो मुश्किल से 20-30% रह चुकी। यही रियलाइज मुझे ऐसा लगता है और चिकित्सक भी महसूस कर रहे होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन भी अगर राजस्थान की देखें या और देशों में भी केस जिस तरह से कम हो रहे हैं, वो कम होना एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आप बॉम्बे और दिल्ली को भी देख सकते हैं, जैसे कि सिचुएशन वहाँ कम हो चुके केसेस। तो डेफिनेटली धीरे धीरे अनलॉक प्रोसेस शुरू हो जाएगा आने वाले 15 डेज में। वैसे प्रोसेस ये होता है कि 3 महीने तक अगर अपन लॉकडाउन करते हैं और अगर अनलॉक का अगर अपन करते हैं, पब्लिक अगर कहना मानेगी, मास्क लगाएगी, तो फिर अपन को लॉक और अनलॉक के लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में क्या बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल रीजंस होते हैं। अभी इतना फोबिया क्रिएट हुआ, जगह जगह मीडिया में शमशान और इनकी वीडियो दिखा गए, जबकि पूरे जो सिटी में है शमशान जो होते हैं लिमिटेड शमशान होते हैं जो नगर निगम उनको लेके जाता है। तो पूरे जैसे जयपुर की बॉडी हार्डली 2-3 शमशान में लेके जाता है, लेकिन देखा जाए तो इतनी मौत नहीं है। लेकिन उसका एडवांटेज ये हुआ, ये जो फोबिया जो क्रिएट हुआ, उसका एडवांटेज ये है कि लोग मास्क लगाना शुरू करने लग गए, लोग डरने शुरू कर ले, घर से नहीं निकले। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि जो सीरियस मरीज थे वो डर के मारे उनकी डेथ होना शुरू हो गई है। इतना डर क्रिएट हो गया उन लोगों में कि जिनके हल्का फुल्का भी बिल्कुल डॉक्टर लोकेंद्र आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पैनिक इस समय फैल चुका है कि हर कोई तनाव में है। ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू बन चुका है। जैसे भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में 500-600 जने पहुंच जाते हैं, इतना रश हो जाता है, तो वहां को हम वैक्सीनेशन के लिए भी मैं किसी को भेज रहा हूं या देख रहा हूं, तो वैक्सीनेशन में इतना रश हो गया कि वहां कोविड इन्फेक्शन के चांसेस हैं। प्रेजेंट पॉजिटिविटी इस समय अपनी डेफिनेटली कम हो चुकी है। पहले 30-40%, कहीं 25%, वो पॉजिटिविटी कम हो रही। थोड़ा सा वेट कर लें, पॉजिटिव और कम हो जाने दें, फिर आप वैक्सीनेशन के लिए आएँ, और तब तक विकल्प बहुत आ जाएंगे, बहुत सारी विकल्प आ जाएंगे, बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल होंगी। थोड़ा सा टाइम दे गवर्नमेंट को, क्योंकि और एज सच अगर अपन देखा जाए तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो या ड्रग प्रोग्राम हो या कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, तो उसको ग्लोबली मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि हिंदुस्तान में केस कम हो गए, पता चले बांग्लादेश और पाकिस्तान या यूरोप में अपने जो नए केस आए हैं वो यूरोपीय स्ट्रेन, ब्राजील स्ट्रेन और ये बाहर की स्ट्रेन से आए हैं, जबकि हिंदुस्तान में काफी कुछ अपन कंट्रोल कर चुके थे फर्स्ट लहर में। लेकिन सेकंड लहर में विदेशों से वैक्सीन आए, जबकि हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है कि ट्रिपल वेरिएंट हिंदुस्तान का, जबकि वेरिएंट जो आए हैं वो यूके और वो डेंजरस थे वेरिएंट जो आए हैं वहां से, उनमें मॉर्टेलिटी ज्यादा हो रही थी। हिंदुस्तान में थोड़ा ना वेरिएंट चेंज हुआ। और जबकि आप जिस कंट्री से वायरस आया, जिस कंट्री से वेरिएंट आ रहा है, उस कंट्रीज का तो डिस्कस कर नहीं रहे, और हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान में क्या ऐसा हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान ने तो फर्स्ट लहर में भी बहुत अच्छा किया था, और सेकंड लहर में भी आप देखना बहुत अच्छा करके बाहर निकलेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे। पूरे देश ने वैक्सीनेशन पूरे पॉजिटिव। डॉक्टर लोकेंद्र, पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है, जैसा कि आपने कहा, और आपने हमेशा जब भी आप डिबेट में आते हैं आप हमेशा जो है वो हमारे दर्शकों तक ये सकारात्मक संदेश जरूर पहुंचाते हैं। डॉक्टर प्रेम प्रकाश, आखिरी सवाल आपसे, समय की कमी है, बहुत संक्षेप में। डीआरडीओ की इस पहल को बहुत सकारात्मक पहल समझा जाए, इसको भारत की संजीवनी कहा जा सकता है? डॉक्टर प्रेम प्रकाश बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वाकई में भारत की संजीवनी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीआरडीओ और इनमास का, जिन्होंने एक ऐसा मॉलिक्यूल हमें दिया है जिससे हम कोरोना की लड़ाई को आसानी से लड़ सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई सरकार के साथ जनता को लड़नी है, आपस में राजनीति करने का ये समय नहीं है। और सरकार और जनता अगर मिलकर कोरोना से लड़ेगी तो हम जल्दी ही कोरोना से उभर कर वापस निकलेंगे। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे दर्शकों तक भी ये पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने कहा कि इस समय बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से 10 दिनों के अंदर बाजार में इतने विकल्प उपलब्ध होंगे, लगातार सरकारें काम कर रही है
और बिना पैनिक हुए अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जब पॉजिटिव होने की तादाद कम होने लगे तब जाकर वैक्सीनेशन के लिए अपनी लाइन में लगिए, क्योंकि इस समय वैक्सीनेशन की भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि कोविड लेकर लोग घर पहुंच रहे हैं। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।